मैं इस अखबार की न्यूज़ का पता लगा कर ही रहूंगी। इंटरनेट पर इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ होगा। इस हेडलाइन को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे। जरूर इस न्यूज़ का मेरी जिंदगी से कोई ना कोई नाता है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा। पिया उस अखबार की न्यूज़ का पता लगाने जा ही रही होती है कि तभी हवा के झोंके के कारण वो अखबार उड़कर कहीं खो जाता है और बहुत ढूंढने के बाद भी वो प्रिया को नहीं मिल पाता। अरे नहीं, वो अखबार अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब मैं क्या करूंगी? उस बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ के बारे में कैसे पता लगाऊंगी? क्या था उस फैक्ट्री का नाम? हे भगवान, अब तो मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। मैं भी ना सच में पागल हूँ। तभी वहां पर अभी आता है। पिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं अभी, मैं तो बस गार्डन में हवा खाने आई थी। बहुत अच्छा मौसम है ना, इसीलिए। वो तो है पिया, लेकिन अभी हमें कंपनी पहुंचना होगा। आज क्लाइंट्स आने वाले हैं, इसीलिए मीटिंग में क्या क्या होगा उसकी जाकर हमें तैयारी करनी होगी। ये डील हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। ठीक है अभी, मैं अभी आती हूँ। तब तक तुम गाड़ी निकालो। फिर पिया और अभी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन काम करते समय भी पिया का पूरा ध्यान बस उन्हीं बातों में था जो उसे बार बार याद आ रहा था। सारी बातों को मैं ऐसे ही नजरअंदाज नहीं करूंगी। हर रोज हर वक्त मुझे तो बस वही सारी बातें सताती रहती है। जब भी कुछ दिखाई देता है सब कुछ धुंधला सा नजर आता है। ना जाने वो कौन है आदमी और मेरा उससे क्या नाता है। बार बार वही क्यों दिखाई देता है मुझे? मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आते ही अचानक से ये सब क्या होने लगा? पिया, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, पर तुम तो बस अपने ख्यालों में ही खोई हुई हो। क्या हुआ है? क्यों हर वक्त खोई खोई सी रहती हो? हाँ, कुछ नहीं अभी। मैं तो बस बाबूजी के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। माफ करना। हाँ, चलो हम मीटिंग की तैयारी करते हैं। हाँ पिया, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान देना। फिर एक दिन पिया अपने सास ससुर के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। तभी वो उन दोनों के झगड़े को देख लेती है। क्यों गगन, क्यों किया तुमने ऐसा? फिर से एक बार तुम्हारा किसी जवान लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी बकवास बंद करो मृदुला। बकवास नहीं, सच्चाई है ये। मैंने अपने आंखों से पढ़े हैं तुम्हारे मैसेजेस। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? पहले तो फिर भी समझ आता था कि जवानी है, लेकिन अभी इस बुढ़ापे में तो शर्म करो। आज तो तेरा कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है। रुक जा, अभी तुझे चुप कराता हूं मैं। फिर गगन मृदुला के हाथ को मरोड़ने लगता है और उससे मृदुला को बहुत दर्द होता है। गगन, गगन मेरा हाथ छोड़ो गगन, मुझे दर्द हो रहा है। बोलेगी वापस? चलाएगी क्या अपनी जबान कैंची की तरह? हाँ? नहीं, छोड़ दो मुझे। फिर गगन उसका हाथ छोड़ देता है। आइंदा से अगर मेरे साथ बहसबाजी की तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि ना तो तू बोलने लायक रहेगी, ना ही कुछ करने लायक। ये सब देखकर पिया के होश उड़ जाते हैं। फिर गगन जब कमरे के बाहर चला जाता है तभी पिया कमरे के अंदर आती है और रोती हुई अपनी सास को वो सांत्वना देती है। रोइए मत माँ जी, ये लीजिए, पानी पीजिए। और आप ये सब सहन क्यों करके ले रहे हो? पापा जी आपके साथ जो भी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अपने आत्मसम्मान के लिए आपको उनके खिलाफ लड़ना ही होगा। नहीं पिया, मैं इस उम्र में सिर्फ सुख शांति ही चाहती हूँ। अब मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। गगन कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन माँ जी। पिया, मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम अभी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि अगर उसे ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा
और खामखा बाप बेटे की दुश्मनी हो जाएगी। और मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहती। लेकिन माँ जी, अभी को ये बात पता होनी जरूरी है। तो फिर आप इस बात को क्यों दबा रही हो? नहीं पिया, मैं जो भी कह रही हूँ उतना करो। तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना? हाँ माँ जी। तो तुम अभी को कुछ भी नहीं बोलोगी? तुम्हें अपनी माँ की कसम। ना चाहते हुए भी प्रिया अब मृदुला के साथ हो रहे व्यवहार को रोक नहीं पाती और कसम देने के कारण वो अभी को भी ये सारी बातें बता नहीं पाती। फिर एक दिन जब गगन का दोस्त भूषण आता है, तभी भूषण को देखकर प्रिया में फिर से दर्द होने लगता है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। हेलो पिया, कैसी हो बेटा? ये ये आदमी, इसे देखकर मुझे क्या हो रहा है? नहीं, खुद को संभाल पिया। पिया बेटी, भूषण अंकल कुछ बोल रहे हैं तुमसे। माफ कीजिए अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप शादी में क्यों नहीं आए? अरे बेटा, मैं एक लॉन्ग ट्रिप पर गया था विदेश में और किसी कारणवश मुझे वहीं पर रुकना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। खैर, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये तोहफा लो, तुम्हें और अभी को शादी मुबारक हो बेटा। शुक्रिया अंकल। लेकिन भूषण जब प्रिया को देखता है, तभी उसे उसमें कुछ अजीब बात लगती है और फिर बाद में वो गगन से भी कहता है, अरे ये क्या कह रहा है तू? देख गगन, मुझे तेरी बहू में कुछ गड़बड़ लग रही है। ना जाने क्यों, उसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। लगता है तेरा कल का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। चल, अपनी बकवास अब बंद कर और हमारे लिए एक पेग बना। गगन भूषण की बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद अभिराज का जन्मदिन आता है और उस मौके पर पिया अभिराज के लिए ढेर सारे तोहफे लाती है। अरे बाप रे, इतने सारे तोहफे! शुक्रिया पिया, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्पेशल मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। थैंक यू सो मच पिया। नहीं अभी, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन तुम पैदा ही नहीं होते तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। सही बात है। लेकिन नहीं अभी, अगर मैं सच कहूँ ना, तो मैं भगवान का पूरे मन से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी और तुम्हारी मुलाकात कराई और तुमने मेरा तब साथ दिया जब मैं पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी और जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। तब तुमने मुझे प्यार किया, मेरी देखरेख की और अब मेरी यही तमन्ना है कि हर जन्म तुम मुझे ही मिलो। चिंता मत करो पिया, हर जन्म का तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर पिया अभी के गले लगती है और शाम में अभी के जन्मदिन की पार्टी होती है जिसमें सभी लोग आते हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरे भाई। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अभी। शुक्रिया कोयल। शुक्रिया पुलकित। और कैसी हो पिया? मैं ठीक हूँ कोयल, तुम कैसी हो? बस ठीक। तुम्हें और अभिराज को एक साथ पति पत्नी के रूप में देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया कोयल, लेकिन ये सब तुम सबके कारण ही हो पाया है। तुमने मेरा हमेशा एक बहन की तरह साथ दिया है, अच्छे से देखभाल की। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोयल। ओफो पिया, तुम बिना बड़ी सेंटी हो जाती हो। चलो अब हम केक काटते हैं। सुना है तुमने अपने हाथों से बड़ा सा केक बनाया है। हाँ कोयल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम भी चक्कर बताना, आखिर कैसा बना है केक? अरे केक तो अच्छा ही बना होगा, आखिर उसे तुमने जो बनाया है। फिर कोयल जब पिया के हाथ का बना केक खाती है, तभी वो उसे काफी पसंद आता है। अरे वाह पिया, ये केक तो वाकई में लाजवाब है। उफ, क्या स्वाद है इसका। आज से पहले मैंने ऐसा स्वादिष्ट और मजेदार केक कभी नहीं खाया, वो भी घर का बना हुआ।
सच में पिया, बहुत टेस्टी बना है केक। शुक्रिया कोयल। और लो ना। अरे नहीं पिया, बस बहुत खा लिया मैंने केक। मेरी एक सहेली है आहाना, वो भी एक बेकर है। आज तक तो मुझे उसके ही हाथ के बने केक पसंद आते थे, लेकिन अब से मैं तुम्हारे हाथ का केक भी खाने आया करूंगी। क्या कहा? आहाना? हाँ पिया, यही तो नाम है मेरी सहेली का, आहाना। वो नाम सुनकर पिया के सर में फिर से बहुत तेज दर्द उठता है और उसे किसी लड़की का धुंधला धुंधला चेहरा याद आता है। क्या हुआ पिया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ कोयल, सब ठीक है। वो बस हल्का सा दर्द हो रहा है। कल रात से ठीक से सो नहीं पाई ना, इसीलिए। अच्छा, लगता है अपने पति के जन्मदिन की कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, हाँ? हाँ कोयल, ये उसका पहला जन्मदिन है मेरे साथ, तो उसे तो यादगार और बड़ा बनाना ही था ना। हाँ, वो बात भी सही है। फिर एक दिन जब पिया एक रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे फिर से वो बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसे उसने कुछ ही दिनों पहले देखा था और उसका पीछा करने की कोशिश भी की थी। अरे, ये तो वही बूढ़े काका हैं। लेकिन ये क्या? शायद ये दोनों गुंडे उनसे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान! ओए बुड्ढे, जल्दी से हमें अपना बटुआ दे दे। हमें सब पता है। अभी अभी तो एटीएम से पैसे निकाल कर आ रहा है। पैसे निकालता है या टपका दूं तुझे इधर के इधर? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझ गरीब को। ये मेरी पेंशन के पैसे हैं। मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। इन्हीं पैसों के सहारे मैं जी रहा हूँ। मुझसे कुछ भी मत लूटो, छोड़ दो मुझे। अरे चुप! ओए कालू, छीन ले इसके सारे पैसे। हाँ बॉस। फिर वो दोनों गुंडे उस बूढ़े आदमी के पैसे छीन ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पिया आती है और वो उन दोनों गुंडों की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है, जिससे उन दोनों की आंखों में भयंकर जलन होने लगती है। अरे नहीं, हमारी आंखें मर गए रे। नहीं। नालायक बेशर्मो! अरे अगर इनकी जगह तुम्हारे बूढ़े पिता होते तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ, बुजुर्ग आदमी को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रुको, तुम दोनों को तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। वो दोनों गुंडे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। धन्यवाद बेटी, आज अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो वो दरिंदे मेरे पैसे छीनकर भाग जाते। मेरी जान और मेरे पैसे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। कोई बात नहीं काका, आप तो मेरे पिता समान हो और आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बेटी, जब तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो तो चलो, मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। पर काका, पर वर कुछ नहीं बेटी। अगर तुम मुझे अपना पिता समझती हो तो तुम भी मेरी बेटी हुई ना, और एक बेटी अपने पिता को कभी मना नहीं करती। चलो, मेरे घर चलो बेटी। फिर पिया उस बूढ़े आदमी के घर चली जाती है। अरे वाह काका, चाय तो आपने एकदम कमाल की बनाई है। धन्यवाद बेटी। लेकिन काका, आप यहाँ पर अकेले रहते हो क्या? आपका अपना कोई नहीं है क्या? अपने तो थे बेटे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखो, ये तस्वीरें देखो। ये मेरी बेटी है जिसकी मौत आज से 22 साल पहले हुई है, और ये मेरी बीवी है जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हुई। जब पिया उन दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों को देखती है, तब उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो पूरी तरह चौंक जाती है। आखिर कौन है वो दोनों? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहाना एक बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होती है
और उसकी खुद की बहुत सारी जायदाद भी होती है। उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती सिवाय सुंदरता के, क्योंकि वो एक काली लड़की होती है, जिस कारण उसके माता पिता मधु और भास्कर उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सुहाना बेटी, अरे तुम कितने पैसे कमाती हो, तो तुम्हें अपने रंग को भी बदलना चाहिए ना। आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकता है। किसी बड़े से ब्यूटिशियन को कांटेक्ट करके तुम अपने रंग को गोरा क्यों नहीं करती? हाँ बेटी, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तेरा रंग काले से गोरा हो गया तो तू बहुत सुंदर दिखेगी, और तो और तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अरे हम तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हैं, लेकिन एक तुम हो जो हर एक रिश्ते को ठुकरा देती हो। ये सब सही नहीं है बेटा। देखिए पापा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना रंग नहीं बदलूंगी या फिर किसी भी ब्यूटिशियन को कंसल्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे रंग से या मेरे पैसों से प्यार करे। सॉरी माँ पापा, लेकिन मैं किसी के लिए भी सुंदर नहीं बनना चाहती, क्योंकि जो हमें सच में प्यार करता है वो तो हमें सुंदर ही लगता है। हे भगवान, फिर तो तेरी शादी कभी नहीं होगी और तू हमेशा कुंवारी ही रहेगी। देखिए माँ, किसी फरेबी या नालायक आदमी को गले में बांध लेने से तो अच्छा यही होगा ना कि मैं कुंवारी ही रहूं। सुहाना किसी की भी नहीं सुनती और अपने कालेपन को कमी ना मानकर वो अपनी जिंदगी खुशी से जीती है। लेकिन उसका ये बर्ताव देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। ना जाने ये लड़की हमारी बात कब मानेगी। अरे ये तो लड़के को देखने के लिए भी राजी नहीं होती, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इसकी शादी तो कभी नहीं होगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है, लेकिन हम उसे हमारे घर पर नहीं बुलाएंगे, बल्कि बाहर के बाहर ही सुहाना को उससे मिलने के लिए कहेंगे। क्या? लेकिन कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सुहाना को ऑफिस छूटने के बाद मधु उसे फोन कॉल करती है। अरे सुहाना बेटी, सुन तो, वो मॉल के पीछे एक कैफे है ना, वो वाला जहाँ पर एक बार मेरी किट्टी पार्टी हुई थी। हाँ माँ, मुझे पता है। क्या हुआ उस कैफे का? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो तुझे ये बता रही थी कि वहां पर कोई तेरा इंतजार कर रहा है, तू जल्दी से जा वहां पर। क्या? मेरा इंतजार? लेकिन भला मेरा इंतजार कोई क्यों कर रहा है? क्या हुआ है माँ? प्लीज मुझे ठीक से बताओ ना। अरे सुहाना बेटी, तू कितने सवाल जवाब करती है। अब जल्दी से जा वहां पर, तभी तुझे पता चलेगा। फिर सुहाना मधु के कहने पर उस कैफे में चली जाती है, जहां उसे विक्रम मिलता है और वो अपनी माँ जया के साथ आया होता है। हेलो, मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी मॉम है। प्लीज बैठो ना सुहाना। लेकिन आप दोनों को मैं नहीं जानती। यहाँ पर मुझे माँ ने भेजा था, लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटी, मैं और विक्रम तुमसे बातचीत करने आए हैं। तुम मुझे मेरे विक्रम के लिए बहुत अच्छी लगती हो। क्या? हे भगवान, एक और रिश्ता, ये माँ भी ना, सच में। देखो सुहाना, मैं जानता हूँ कि तुम एक वर्किंग वुमन हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि शादी होने के बाद भी तुम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल लोगी। क्यों, है ना? हाँ विक्रम, मैं संभाल लूंगी, पर मुझे लड़का तहे दिल से प्यार करने वाला चाहिए, और उसका परिवार भी। मैं बस नाम के लिए शादी नहीं करना चाहती। आई नो सुहाना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें तहे दिल से ही चाहूंगा, और मेरा परिवार भी तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेगा। क्यों माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटी, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना एंड साफ सफाई वगैरह? हाँ आंटी, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो आता ही मुझे।
और अगर मेरी शादी अच्छी जगह पर हो गई ना, तो मैं अपना 100% दूंगी और वहां के सारे काम अच्छे से करूंगी। क्या बात है सुहाना। और वैसे शादी होने के बाद में मैं तुम्हें काम करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम अपना करियर जारी रख सकती हो। बस 10 लाख रुपए के दहेज के साथ मुझे अपने हिस्से की जायदाद भी दे देना। I mean, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही काम आएगी ना, इसीलिए। दहेज की बात सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो पहले ही लगा था मीठी मीठी बातें करके तुम सीधे दहेज पर ही आओगे, और वही हुआ। अरे साफ साफ तुम माँ बेटे क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों शादी नहीं बल्कि सौदा करने आए हो? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। कितने चीप होते हैं यार तुम जैसे लोग, लल्लू कहीं के। अरे काली कलूटी, तूने अपनी शक्ल आईने में भी कभी देखी है क्या, जो तुम मुझे लल्लू बोल रही है? अरे गोबर की शक्ल भी तुझसे ज्यादा अच्छी होती है, और तुझसे कोई इंसान कैसे प्यार कर सकता है? तेरे में है ही क्या ऐसा, बदसूरत कहीं की। तेरी तो। फिर सुहाना विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसकी बुरी तरह बेइज्जती करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी तूने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? अबे लप्पू सी शक्ल वाले, हड्डी के ढांचे, नशेड़ी कहीं के, 28 साल का घोड़ा होने के बाद भी अपने माता पिता के दम पर जी रहा है। नल्ले निकट्टू, और बड़ा आया मुझे काली कहने वाला। अरे बदसूरत तो तेरी सोच है, और क्या है तेरे पास? मेरे पास तो इतनी सारी जायदाद है, और वो भी मैंने ही कमाई हुई है। अच्छा काम करती हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई घमंड नहीं है, बल्कि अभिमान है। ए लड़की, तू मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखिए आंटी जी, फिर तो आप अपने बेटे को ही समझाइए कि अपनी कद्दू जैसी शक्ल लेकर कहीं भी मुंह उठाकर ना जाया करे। पहले उसके काबिल बने और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और उसके बाद ही रिश्ते पक्के करना। लंगूर कहीं के, चल जाओ अब यहाँ से। फिर जब सुहाना अपने घर आती है, तब वो मधु और भास्कर पर बहुत बरसती है। आप दोनों को पता है ना कि मुझे आप दोनों के द्वारा भेजे गए रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे आज तक आपने एक भी ढंग का रिश्ता नहीं लाया है। हर किसी को बस मेरे पैसों की ही पड़ी होती है। अरे बेटी, वो लोग गलत नहीं है। हर लड़की को दहेज देना ही पड़ता है, और ये बात तो क्यों नहीं समझ रही? देखिए माँ, हम 2024 में जी रहे हैं, और आज भी दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। दहेज देकर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे, बल्कि उसका सौदा करा रहे हो। एक बेचारा गरीब पिता अपनी सारी उम्र की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए लगा देता है, और ये बात तो गलत है ना माँ। रिश्ते पैसों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं। सुहाना की वही बातें सुनकर मधु अब अपना सर पकड़ लेती है। फिर एक दिन जब सुहाना सुबह सुबह गली में निकलती है, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर कहता है, अरे रे रे रे, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह? इस काली लड़की का अपशगुनी पनौती चेहरा। अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ अंकल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका दिन आज खराब नहीं, बल्कि बहुत बहुत खराब जाएगा। और जानते हैं क्यों? मेरी काली शक्ल देखकर नहीं, बल्कि अपने घटिया दिमाग में घटिया बातें सोचकर। हाँ, मेरा रंग कोई पनौती नहीं है, बल्कि आपकी सोच है। अरे आप तो बस उम्र से ही बड़े हैं, दिमाग में तो आपके कोई अकल ही नहीं है। देखो लड़की, जबान संभाल कर बात करो। अरे क्या जबान संभाल कर बात करो? अगर आप कुछ भी बोलोगे तो क्या मैं चुपचाप सुन लूंगी क्या? अरे अपने नजरिए के साथ साथ अपनी सोच भी बदलो अंकल जी। हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आप तो वही के वही पर अटके हो। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी
कि आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। फिर एक रोज जब वो अपनी सहेलियों से मिलती है तभी, यार सुहाना, तुझे अपने पेरेंट्स का खून सुखाने की जगह पर जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इतना भी एटीट्यूड मत रख यार, बुरा मत मानना, लेकिन तू सच में काली है यार, इसीलिए तुझे लड़के मिलना काफी मुश्किल है। तो तुझे उसमें जो भी अच्छा लगता है तू उसी के साथ शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाती? देख लेना, पहली बात तो मैं जो भी कर रही हूँ उसे एटीट्यूड नहीं बोलते, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। और मैं काली हो तो क्या हुआ, तुम लोग तो गोरे हो ना। अरे तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बदतर है। अरे गोरे होने के बावजूद भी तुम्हें भी कौन से ढंग के लड़के मिल रहे हैं? अरे यार सुहाना, अब मैं तुझे क्या बताऊं, आजकल हर किसी को अपने फील्ड की ही लड़की चाहिए होती है। डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर ही चाहिए, और अगर बंदा इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर लड़की ही चाहिए। और मैंने तो पढ़ाई खत्म होने के बाद में सीधा अपना छोटा सा बिजनेस खोल डाला, जो इतना नहीं चला, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ यार, वो तो है, लेकिन सुहाना, तू तो कितने पैसे कमाती है और इतनी अमीर भी है, तो तू अपने पैसों के दम पर किसी भी लड़के को अपना बना सकती है यार। देख नित्या, बुरा मत मान, लेकिन ये सारी तेरी हरकतें हैं। तू पालती होगी कोई शुगर डैडी, लेकिन मैं अपने खर्चे खुद ही पूरे करती हूँ, और उसके लिए मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे प्यार करने के लिए किसी के शुगर मॉमी बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं जरूर करूंगी, लेकिन सही जीवन साथी के साथ। यू ही किसी को भी अपने गले थोड़ी ना बांध सकती हूँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। सुहाना के करारे जवाब सुनकर अब तो लीना और नित्या का भी मुंह बंद पड़ जाता है। वही दूसरी ओर, भास्कर जी, बस अब बहुत हुआ, अब हमें हमारे मन पर पत्थर रखना ही होगा, और चाहे जो भी हो जाए हमें इस बार सुहाना की शादी करानी ही होगी। लेकिन मधु, वो कैसे करेंगे हम? वो लड़की तो किसी लड़के को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, और दहेज देने के लिए साफ मना कर रही है। मेरे पास एक प्लान है, हम उससे चुपके से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर करा लेंगे, और फिर वही जायदाद हम हमारे होने वाले दामाद के नाम करा देंगे। क्या? हाँ भास्कर जी, सुहाना से दस्तखत लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो हम पर पूरा विश्वास करती है, और शादी के बाद हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ मधु, ये काफी अच्छा प्लान है, लेकिन हमें लड़के को पहले से ही समझाना होगा कि उसे सुहाना में दिलचस्पी है और उसकी जायदाद में बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सुहाना इस बार कुछ नहीं कर पाएगी, और मेरी काली बेटी की शादी तो इस बार होकर ही रहेगी। भास्कर अब प्रॉपर्टी के कागज बनवाता है, और सुबह सुबह सुहाना को नींद से उठाकर वो उन पर उसके दस्तखत लेता है। सुहाना नींद में अपने पिता पर भरोसा करके उन कागजों पर दस्तखत कर देती है। अरे वाह, हो गई दस्तखत। हाँ मधु, अब तो बस हमें ये जायदाद हमारे होने वाले दामाद के नाम करानी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जल्दी से लॉयर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। लेकिन सही समय पर सुहाना की उसकी लॉयर फ्रेंड नताशा का फोन कॉल आता है। क्या यार सुहाना, तू शादी करने वाली है और मुझे बताया भी नहीं, और अपने होने वाले पति से कितना प्यार है तुझे कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है। वाह, टू बी मिसेस कौशिक, बधाई हो। क्या? अरे ये सब तो क्या बोल रही है नताशा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सुहाना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारे माँ पापा आए थे कोर्ट में, और उन्होंने सारे पेपर्स एडवोकेट राहुल से बनवाए हैं, जिनमें तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता के नाम की है, और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे होने वाले पति के नाम पर करने वाले हैं। क्या? नताशा की बातें सुनकर
सुहाना एकदम हैरान रह जाती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तब अपने माता पिता को आपस में बतियाते हुए सुनती है। अब जब सुहाना घर पर आएगी तब हम उसे बताएंगे कि अनुराग कौशिक नाम का एक लड़का है जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके मन से प्यार करता है। और उसके बारे में सुनकर सुहाना इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। हाँ मधु, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उसकी जायदाद उसके होने वाले पति के नाम करने वाले हैं। बस एक बार अनुराग भी इस पर दस्तखत कर दे, फिर ये सब उसके नाम पर हो जाएगा और हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। हाँ, सुहाना को ये सब गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी सुहाना वहां पर आती है। वाह माँ पापा, आप दोनों तो बड़े मास्टरमाइंड निकले। अरे अपनी बेटी की शादी करा रहे हो या कोई बिजनेस डील? मेरे ही पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश। आप दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है माँ पापा। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सुहाना बेटी, अरे हम तो तेरी भलाई ही चाहते हैं ना, इसीलिए हमने ये सब किया और इसीलिए आपने मेरी मेहनत की सारी जायदाद हड़पी और अब वो किसी गैर मर्द के नाम पर करने जा रहे थे। अपनी ही बेटी के साथ आप लोग इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो पापा? अरे आप दोनों मेरे माँ पापा हो या कोई दुश्मन हो, ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब बस, अब तो मैं आप दोनों के साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? नहीं बेटा, ऐसा मत कर और हमें माफ कर दे। नहीं माँ पापा, आप दोनों ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी और ऐसे झूठे और धोखे वाले रिश्ते के साथ रहने से तो अच्छा यही है ना कि इंसान अकेला रहे, और अब से मैं अकेली ही रहूंगी। आप दोनों मेरे मन से उतर गए हो माँ पापा। अरे आपको तो अपनी बेटी को समझना चाहिए था, ना कि समाज के उसूलों पर चलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करना चाहिए था। आपने तो सच में बहुत बड़ी गलती की है पापा, और इस गलती के लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना बोलकर सुहाना घर छोड़कर चली जाती है और उस दिन के बाद से वो अकेली ही रहने लगती है। और उसके चले जाने के बाद उसके माता पिता को बहुत पछतावा होता है। अमृता अपनी ननंद श्रुति के साथ रहती है। श्रुति एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। हर कोई उससे शादी करने की तमन्ना रखता है, लेकिन उसे एक आइडियल पति की तलाश होती है। अरे श्रुति बिटिया, तुझे कितने सारे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। बूढ़ी हो जाएगी तब करेगी क्या शादी, या जीवन भर कुंवारी रहने का इरादा है तेरा? नालायक कहीं की। ओफो माँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे एक आइडियल पति चाहिए, एक ऐसा लड़का जिसमें वो सारी क्वालिटीज हो जो मैं अपने पति में चाहती हूँ। लेकिन श्रुति, ये आइडियल क्वालिटीज ढूंढते ढूंढते कहीं तुम्हारी शादी की उम्र ना निकल जाए। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। हाँ भाभी, वो तो मुझे भी पता है। काश मैं अपना स्वयंवर कर पाती, जैसे टीवी शोज में टीवी सेलिब्रिटीज करते हैं। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी अपना स्वयंवर कर सकती हो। वैसे भी तुम्हारे लिए कई सारे रिश्ते आए हैं। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? स्वयंवर रचाओ या दूसरों को नचाओ, लेकिन जल्दी से इसकी शादी करा दो। मुझे तो इस लड़की की बहुत चिंता सता रही है। चलो, इसका मतलब माँ को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्वयंवर का प्लान तो बड़ा ही मस्त लग रहा है। तो तय रहा, अब मेरा स्वयंवर होगा। फिर अमृता अपनी ननंद के स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर देती है। श्रुति उन सभी लड़कों में 5 लड़के फाइनल करती है और वही 5 बनते हैं स्वयंवर के कंटेस्टेंट। स्वयंवर का पहला कंपटीशन होता है कुकिंग कंपटीशन। मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मुझे ऑर्डर न दे, बल्कि कभी कभार अपने काम में से वक्त निकालकर मेरे लिए कुकिंग भी करे। जब मैं बीमार रहूं तब मेरे लिए मेरी मनपसंद चीजें बनाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात,
मुझे उसके घर वाले भी किसी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुरानी की तरह ट्रीट करे। टेंशन ना लो, मैं आज तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा जिसे खाकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और मुझी पर आ रुकेगा। ओए बिन पेंदी के लोटे, खिसक जा साइड में छोटे, क्योंकि होने वाले हैं तेरे सारे सपने खोटे। अरे भाई, आपस में ही डायलॉग बाजी करते रहोगे क्या, या फिर एक दूसरे के साथ सामना भी करोगे? श्रुति को अपनी बीवी बनाने के लिए सारे लड़के तगड़ी मेहनत करके तरह तरह के पकवान बनाते हैं, और जब समय पूरा होता है तब श्रुति सबके हाथ का बना हुआ खाना चखने लगती है और उसे सबका ही खाना ठीक ठाक लगता है। लेकिन एक लड़का ऐसा होता है जिसका खाना काफी खराब होता है। यू, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये खीर में नमक कौन डालता है? और ये क्या, ये भी कोई रोटी बनाई है? अरे ये रोटी तो पूरी जल चुकी है। सॉरी श्रुति, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में रोटी जल गई। ऐसे कैसे तुम्हारी ही रोटी जल गई? बाकी चारों ने तो ठीक ठाक खाना बनाया है, लेकिन तुमने ठीक ठाक तो क्या, खाने जैसा खाना भी नहीं बनाया। इसीलिए तुम इस राउंड से डिस्क्वालीफाई होते हो। 5 लड़कों में से एक लड़का आउट हो जाता है, जिसके बाद 4 लड़के बच जाते हैं। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह एकदम फैशनेबल हो और उसका फैशन आईक्यू भी मेरी तरह एकदम हाई हो। क्या है कोई तुम चारों में से ऐसा कोई? हाँ हाँ बिल्कुल है। अबे चुप कर लल्लो, तू मेरी सामने वाली गली में ही रहता है। अरे ये तो दिन रात कच्चे बनियान पे ही रहता है खुजाते हुए। ये क्या दिखाएगा फैशन, चपड़गंजू कहीं का। अबे घोचू, तू इतना वेला है कि तू अपने अड़ोस पड़ोस में ही ताका झाकी करता रहता है। छी, ऐसे वेले पति को अपना पति कभी मत बनाना श्रुति। अब घर पे फैशनेबल कपड़े पहनकर कौन बैठता है? बाहर जाते समय मैं फैशनेबल कपड़े पहनकर जाता हूँ, चाहो तो आजमा लो। ओके गाइस, तो आज होगा फैशन शो, और इस फैशन शो में तुम चारों को अपने अपने फैशन स्टाइल के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे, और हमारे घर पे बनाए इस छोटे से स्टेज पर एक जेंटलमैन की तरह वॉक करना होगा, जिसके बाद श्रुति को जो लड़का पसंद नहीं आएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट, और बाकी के 3 लड़के जाएंगे सेमीफाइनल में। यस, सो आर यू रेडी गाइस? यस। फिर चारों लड़के अपने अपनी स्टाइल के हिसाब से कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहनकर आता है। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम बहुत ही फनी लग रहे हो। लेकिन तुम जोकर की तरह कपड़े पहनकर क्यों आए हो? मैंने सोचा कि तुम्हें मेरा फैशन पसंद आएगा। तुम रणवीर सिंह की फैन हो ना, इसीलिए मैं उसी की तरह उटपटांग कपड़े पहनकर आ गया। मैंने कहा था ना श्रुति, ये एक लल्लू है। ओफो, चलो गाइस, लेट्स डू द फैशन वॉक। फिर चारों लड़के स्टेज पर वॉक करने लगते हैं, और अंत में श्रुति उसी लड़के को एलिमिनेट करती है जिसने वो उटपटांग कपड़े पहने होते हैं। देखो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने रणवीर सिंह की तरह अतरंगी कपड़े पहने हैं। वो अपने मन की सुनता है और दुनिया वालों के बारे में सोचे बिना जो अच्छा लगता है वही पहनता है। लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े रणवीर सिंह की तरह बिल्कुल नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही फनी लग रहे हैं। आई एम सॉरी, बट यू आर आउट नाउ। ओके, कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में देवदास बनना ही लिखा है। क्या यार, तू तो सस्ता रणवीर सिंह भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद में बचे हुए 3 लड़के सेमीफाइनल में चले जाते हैं। सो गाइस, मैं जब बोर हो जाती हूँ तब मुझे एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी तरह एक एंटरटेनर हो जो मुझे बोर ना होने दे। और श्रुति को एंटरटेन करने के लिए तुम तीनों को काफी खून पसीना भी बहाना होगा और अपने अपने अंदाज से इसे एंटरटेन करना होगा। ठीक है अमृता जी। श्रुति,
तुम्हें तो मैं ही एंटरटेन करके रहूंगा। देखते हैं इसमें कितना है दम। तीनों लड़के अपनी अपनी तैयारियां करके आते हैं। फिर पहला लड़का डांस करते हुए श्रुति को एंटरटेन करने लगता है। तू प्रेमी आहा, मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा, मैं राजी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। वाह, बोले तो एकदम झकास। बहुत मजा आया। नेक्स्ट। मैं तुम्हें बस हंसते और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ श्रुति, और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाय। एक दिन की बात है। पत्नी अपने पति से पूछती है कि जानू, तुम्हें मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? तभी पति अपनी पत्नी से कहता है, अरे पगली, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बड़ी अच्छी लगती है। वेरी फनी। और एक है मेरे पास। वो ऐसा क्या है जिसमें से आप सब ले लेंगे लेकिन फिर भी कुछ बच जाएगा? क्या? सब कुछ। अब अगले लड़के की बारी। श्रुति, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ और गाने के जरिए तुम्हें अपने दिल का हाल, मेरा मतलब दिल के जज्बात बताना चाहता हूँ। ओके, स्टार्ट करो। तुम्हें हमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आ आ ओ गॉड, कोई रोको इसे। सभी उस लड़के की बेसुरी आवाज सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे बस करो भाई, इससे पहले कि भूकंप आकर सब कुछ तबाह हो जाए, भगवान के लिए शांत हो जाओ। ओके मैम, आई एम सॉरी। ओ गॉड, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो फिर हमारे भारत में भी जापान की तरह हर महीने भूकंप आता रहेगा। ना बाबा ना, जय राम जी की। तुम जा सकते हो। वो लड़का एलिमिनेट हो जाता है और आखिर में अब 2 ही लड़के बचते हैं जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। अब चौथा टास्क माइंड टास्क होता है, जिसमें श्रुति उन दोनों के सामने बैठकर उनसे सवाल जवाब करती है। हाय गर्ग और आदित्य, अब मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उसका सही जवाब देना होगा। ठीक है श्रुति। ओके श्रुति। तो पहला सवाल, शादी के बाद क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से बात करने दोगे? और क्या तुम मुझे जीन्स टॉप और बाकी छोटे कपड़े पहनने दोगे? देखो श्रुति, तुम जीन्स टॉप और छोटे कपड़े पहन सकती हो, लेकिन हमारे बेडरूम तक ही। उसके बाहर घर वाले और दुनिया वालों के सामने नहीं। और रही बात दोस्तों की, तो नहीं, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं करोगी, क्योंकि शादी के बाद तो मैं ही तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। देखो श्रुति, शादी के बाद तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे। और रही बात अपने दोस्तों से बात करने की, तो शादी के बाद भी तुम अपने दोस्तों से दोस्ती बनाए रख सकती हो। तुम्हें उनसे शादी के बाद दोस्ती तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हारे सारे दोस्त मेरे ही दोस्त होंगे ना। ओके गर्व और आदित्य। अब आखिरी सवाल, अगर एक मुश्किल भरी सिचुएशन आती है जिसमें मैं और तुम्हारी माँ फंसी है, तो तुम दोनों में से किसे बचाओगे, मुझे या अपनी माँ को? ऑब्वियसली श्रुति, मैं तो तुम्हें ही बचाऊंगा। सॉरी श्रुति, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को बचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी जीवन संगिनी हो तो वो मेरा पूरा जीवन है। जीवन के बिना मैं क्या कर पाऊंगा? कितना खूबसूरत ख्याल है तुम्हारा आदित्य, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और गर्व, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। जो लड़का अपनी माँ का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी का क्या होगा? जो लड़का अपनी बीवी को उसके दोस्तों से अलग करना चाहेगा,
उसे अपने लिए और उसके परिवार वालों के लिए बदलने के लिए कहेगा। उस लड़के के साथ में अपनी लाइफ कभी नहीं बिता सकती। आदित्य, तुम बनते हो इस स्वयंवर के विनर। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। वूहू! फाइनली मेरी ननद ने होने वाले नंदुई जी को चुन ही लिया। माँ जी, मुंह तो मीठा करो। हाँ अमृता बहू, मैं बहुत खुश हूँ। इस स्वयंवर के जरिए हमें हमारे दामाद जी के बारे में पता चल गया है। और सच में तुम्हारे आखिरी जवाब ने तो हमारा दिल ही जीत लिया बेटा। ओए अमृता बहू, मेरे बेटे और तेरे ससुर जी को बोल दे शादी के कार्ड छपवा दे, क्योंकि अब तो घर में शहनाई बजेगी। सभी खुशी से नाचने लगते हैं और आखिर में आदित्य और श्रुति की शादी हो जाती है।